नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप चौधरी लेट्स स्टडी टुगेदर पे आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे 16 जून 2020 के करंट अफेयर्स और उनका डिटेल से एनालिसिस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आज हम देख लेते हैं आज का मोटिवेशनल कोट। वंस यू हैव कंट्रोल ओवर योर माइंड एनीथिंग यू वांट इज पॉसिबल। कहा गया है कि अगर आपके पास जब से आपके दिमाग का कंट्रोल आ जाएगा, उसके बाद जो भी आप चाहोगे वो आप पा सकते हो, मतलब वो चीज वो पॉसिबल है। तो यही है कि सबसे ज्यादा जो होता है ना भटकाने वाला, वो होता है दिमाग। अगर आप 2 दिन से पढ़ाई करने लगे हो तो 2 दिन तो पढ़ोगे, तीसरे दिन दिमाग कहेगा नहीं यार आराम कर ले। कोई भी काम करोगे तो आपका दिमाग में क्या अलग अलग विचार आते रहेंगे। तो जब से आपने अपने दिमाग पे कंट्रोल कर लिया है तो आप जो भी कुछ चाहते हो वो पॉसिबल है। तो क्या है, इस चीज के लिए करने के लिए आपको फिर जो योगा है, जो भारत की जो बहुत पुरानी संस्कृति है, उस पर ध्यान देना होगा। आपको योगासना की तरफ जाना होगा। तो इसके लिए अगर ध्यान एकत्र करने के लिए आपको ध्यान योग करना पड़ेगा, जिसके लिए प्राणायाम हो गया। आपको आराम की मुद्रा में बैठ के और फिर आपको सांस पे ध्यान देना होगा अपने। तो फिर आपको अपने जैसे सांस को इनहेल करना है और एक्सहेल करना है। सांस को अंदर लेना है और सांस को बाहर निकालना है, तथा अपना सारा ध्यान आपकी सांस पे होना चाहिए। सांस अंदर जा रही है, बाहर निकल रही है। हाँ, बीच बीच में आपका ध्यान जरूर भटकेगा, लेकिन आपको फिर क्या करना है, आपके ध्यान को फिर एकत्रित आपके सांस के ऊपर करना है। उससे आपकी एकाग्रता की शक्ति बढ़ेगी, तथा आप फिर जो भी कुछ याद करोगे, अगर किसी काम में मन लगाओगे तो आपका मन लगेगा। अगर आप पढ़ाई करते हो तो आपकी याददाश्त बढ़ेगी। तो चलो आज हम न्यूज देख लेते हैं। आज दिन था द इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस, जो 16 जून को है। अब सबसे पहले आ गई रेमिटेंस क्या है। तो रेमिटेंस है जब हमारे जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जो भाई बहन जो है विस्थापित, जो दूसरे देशों में जाके काम करते हैं, तथा वहां से काम करने के बाद जो उनको तनख्वाह मिलती है, उस तनख्वाह का हिस्सा अपना गुजारा करने के बाद अपने फैमिली और अपने देश में भेजते हैं, जिसका बहुत बड़ा एक सहयोग होता है और योगदान होता है। तो उनके लिए ये दिन मनाया जाता है कि दे रिकॉग्नाइज द कंट्रीब्यूशन ऑफ ओवर 200 मिलियन माइग्रेंट वर्कर्स। 200 से ज्यादा मिलियन जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जो कि अपने पीछे जो 800 मिलियन से ज्यादा फैमिली मेंबर हैं, उनके लिए तथा अपने बच्चों के जो फ्यूचर के लिए जो पैसे भेजते हैं, उनके कंट्रीब्यूशन में ये दिन मनाया जाता है। और ये कंट्रीब्यूशन केवल फैमिली के लिए ही सहायता नहीं प्रदान करता है, ये पूरा योगदान इसका कम्युनिटी के लिए, कंट्री के लिए और एंटायर रीजन के लिए ये योगदान देता है। जैसे हम कुछ लोग, हमारे जैसे सबसे ज्यादा लोग क्या है, खाड़ी देशों में रहते हैं, वहां से पैसे कमाते तथा अपने रुपए भेजते हैं, जो कि देश की नेट इनकम जो नेट आय हो गई, उसके अंदर सहयोग देता है कि भारत की कुल आय कितनी है, उसमें उनका रेमिटेंस बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और ये फंक्शनल क्या है, परस्यूट ऑफ 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो यूएन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, उनमें भी ये बहुत सहायता प्रदान करेगा। जैसे पॉवर्टी कम होगी, हंगर जो हंगर है, जीरो हंगर हो जाएगा, एजुकेशन में भी अपने बच्चों के काम आएगा। तो किसी न किसी एक दूसरे रूप से ये लिंक से जुड़ा हुआ है। तो देखिए, मिलियन ऑफ वर्कर आर लूजिंग देयर जॉब। अभी क्या है, कोविड-19 के चलते बहुत सारे मिलियंस ऑफ वर्कर, जिससे बताया था 60 मिलियन अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक के अनुसार 60 मिलियन के वगैरह ज्यादा लोग पॉवर्टी लाइन से गुजर जाएंगे। उसमें क्या, मिलियंस ऑफ वर्कर आर लूजिंग देयर जॉब। और मेन रेमिटेंस जो फैमिली है, उनका जो क्या सडनली वो क्या बिलो पॉवर्टी लाइन चले जाएंगे, कि सारे देशों से भी क्या लोगों को लेके निकाला जा रहा है। अब जब उनका कोई साधन नहीं रहेगा, दूसरे देशों में आय का साधन था, अभी वो खत्म हो जाएगा, तो वो क्या पॉवर्टी लाइन के नीचे चले जाएंगे। अभी क्या बताया गया, ग्लोबल रेमिटेंस टू डेवलपिंग कंट्रीज आर प्रोजेक्टेड टू फॉल बाय $110 बिलियन जो है ना यूएस डॉलर, वो डेवलपिंग कंट्रीज का डाउन हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या है, इंडिया में सबसे ज्यादा ये जो रेमिटेंस कहाँ से आता है, नंबर 1 यूनाइटेड अरब अमीरात से 13.82 बिलियन आता था, यूएसए से 11.71 बिलियन आता था, सऊदी अरबिया से 11.23 बिलियन आ गया अभी बिलियंस में। अब यूएई, यूएसए और सऊदी अरबिया से सारे देशों से हमने अपने बंदों को वापस निकाल लिया है। कहीं से वंदे भारत मिशन से, कहीं से समुद्र सेतु से, सागर मिशन से निकाल लिया है। तो अब ये जो इतना था, जो बिलियन रुपीज है, अभी इंडिया को आना बंद हो जाएगा, जिससे कि इनकी इकोनॉमी में बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। अब आप सोच लेते हो देश की इकोनॉमी में वो कितना बड़ा सहयोग देते थे, जिनकी वजह से ये आज दिन मनाया जा रहा है
और वो ही आज बंदे अपने बिलो पॉवर्टी लाइन में चले जाएंगे आते ही। फिर भी हमारा देश बहुत काम कर रहा है, जिसमें मैंने अलग से कल एक न्यूज़ डिस्कस की थी, आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, जो यूनिसेफ एंड ILO ने मिलकर एक जो रिपोर्ट जारी की थी, उसके अंदर इस जो रेमिटेंस वगैरह है, जो बंदे आ रहे हैं उनके लिए क्या इंडिया कर रहा है, उसके बारे में डिटेल से थोड़ा डिस्कस किया है। नेक्स्ट न्यूज है, जो 16 जून को जो मुगल एम्पायर जहांगीर थे, उन्होंने क्या ऑर्डर किया था कि जो सिख गुरु थे अर्जन देव को, उनको क्या टॉर्चर और सेंटेंस डेथ दिया था 16 जून 1606 में, और उसी के अकॉर्डिंगली 16 जून को एवरी ईयर सिख जो कम्युनिटी है वो उनको मेमोरेट करती है गुरु अर्जन देव को। नेक्स्ट न्यूज है, अकॉर्डिंग टू स्वीडिश थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट SIPRI, जो कि दैट ऑल नेशन हैविंग न्यूक्लियर वेपन्स कंटिन्यू टू मॉडर्नाइज देयर बाय, जो भी जिनके पास भी आज न्यूक्लियर वेपन है वो धीरे धीरे अपने वेपन को मॉडर्नाइज करें, उसने एक अभी रिपोर्ट जारी की है, वो बता रही है। अब इस रिपोर्ट में हमारा जो कंसर्न है देखना है कि चाइना के पास जो 290 वेपन थे 2019 में, अभी वो 320 हो गए हैं। इंडिया के पास 130 से 140 थे 2019 में, अभी 150 हो गए, और पाकिस्तान के पास 150 थे, वो 160 कर सकता है। मतलब चाइना और पाकिस्तान के पास इंडिया से ज्यादा है। तो अगर न्यूज निकल के आए तो बात यह है कि सारे देश अपने अपने जो ये न्यूक्लियर वेपन है उनको मॉडर्नाइज कर रहा है, तथा चाइना, इंडिया, पाकिस्तान वगैरह ये क्या है, अपने वेपनों की संख्या भी बढ़ा रहे हैं। अब क्या है, टुगेदर 9 आर्म्स स्टेट, जो क्या है न्यूक्लियर आर्म्स स्टेट कौन सा, USA, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल एंड नॉर्थ कोरिया, जो क्या है एस्टिमेट 13,400 न्यूक्लियर वेपन रखते हैं, जो कि 2019 में 13,865 थे, अभी 13,865 से 13,400 हुआ है, कम भले हुआ है। इधर कुछ देश किस लिए वजह से कम हुआ है, जबकि हमने देखा चाइना, इंडिया, जो पाकिस्तान तो बढ़ा रहे हैं, बढ़ा इसलिए कम इसलिए हुआ है कि डिक्रीज ड्यू टू डिसमेंटलमेंट ऑफ ओल्ड न्यूक्लियर वेपन बाय रशिया एंड USA। रशिया और USA जो अपने पुराने जो न्यूक्लियर वेपन है उनको डिसमेंटल कर रहा है, जो कि केवल 90% टोटल वेपन का रखते हैं रशिया और USA। अब ये एक और इसकी चीज थी कि जो न्यू स्टेट इनकी ट्रीटी है, US एंड रशिया रिड्यूस दियर आर्सेनल अंडर 2010, जो 2010 की जो ट्रीटी थी, न्यू स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, उसके अनुसार ये रिडक्शन करे थे। लेकिन अभी क्या चिंतित करने वाली बात थी कि ये भी 2021 में अभी लैप्स हो जाएगी। अब अमेरिका क्या चाहता है, क्योंकि अभी चाइना हर चीज में अगर वर्ल्ड पावर में ऊपर आ रहा है, उभर के आ रहा है, और वो आज USA को टक्कर दे रहा है, तो अभी इस ट्रीटी के अंदर USA चाइना को भी इंक्लूड करना चाहता है कि तभी इस ट्रीटी को अमेंडमेंट किया जाएगा। तो आप इस पर बड़ा अलग अपना व्यू पॉइंट रख सकते हो कि किस प्रकार पूरा डिसमेंटलमेंट होना चाहिए, किसी के पास रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए वेपन। आप जरा सोचना और इस बात को एक बार फिर से समझना। नेक्स्ट न्यूज है, डिफोरेस्टेशन ऑफ अमेजोन फॉरेस्ट रिकॉर्ड ए मंथली हाई HIGH ऑफ 29 स्क्वायर किलोमीटर, 829 स्क्वायर किलोमीटर। मैं अभी चेंज कर देता हूँ आपके सामने। यहाँ पे 8 होगा, ये 829 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, तो ये डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट क्या बताया गया है, गवर्नमेंट एजेंसी ने बताया इलीगल रेंजर्स एंड लॉगर्स इंक्रीज बाय 55% एज पर ऑफिशियल। अब आप भी सोच सकते हो कि अगर इस हिसाब से कोई इलीगल जो रेंजर्स बढ़ सकते हैं क्या, ये सरकार का ही किया जा रहा है, वो डेवलपमेंट का काम दिखा के, और वन को जो ये फॉरेस्ट है उसको नष्ट करे। ब्राजील की ये पिछले दिनों बहुत न्यूज में रहा है कि ब्राजील के जो अमेजोन फॉरेस्ट है वो बेसिन है वो नष्ट हो जाएगा। तो 55% को एज पर ऑफिशियल कोई इलीगल काम नहीं हो सकता। तो ये आप भी समझ सकते हो, ये सरकार का क्या रहा है, डेवलपमेंट एंड क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग के लिए ये अमेजोन फॉरेस्ट को बर्बाद करें। एज पर अमेजोन एनवायरमेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो इंडिकेट करता है 2020 द डिफोरेस्टेशन ऑफ एरिया इक्विवेलेंट टू 11,900 किलोमीटर हो जाएगा। अगर यही रेट बढ़ती रही मई जून जुलाई इज फॉलोड, ऐसे अगर बढ़ती रही 2020 में, तो ये 11,900 किलोमीटर का एरिया समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट न्यूज है, डॉलर, ये अमेरिकन डॉलर है, डॉलर नहीं वो ये अमेरिकन डॉलर है। $21,568 million सेक्शन बाय एक्सिम बैंक टू लाइन ऑफ क्रेडिट टू मालावी गवर्नमेंट।
तो क्या है कि ये एक्सिम बैंक है, इसने क्या है मालावी गवर्नमेंट को 215.68 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है। किसके लिए? सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड प्रोजेक्ट रिलेटेड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, ठीक है, इसके लिए दिया है। अब डेवलपमेंट गोल कौन से क्या क्या हो गए? टबाको थ्रेशिंग प्लांट हो गया, थ्रेशिंग प्लांट, कॉटन प्रोसेसिंग फैसिलिटी, शुगर प्रोसेसिंग इक्विपमेंट हो गए, ग्रीन बेल्ट इनिशिएटिव हो गए, फ्यूल स्टोरेज फैसिलिटी हो गई, सप्लाई ऑफ इरिगेशन नेटवर्क एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू सिस्टम ऑफ वाटर सप्लाई फ्रॉम लिखुबुला रिवर एंड मोंजाले टू बुलांतरे, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ एक्सिम बैंक ने कौन सी गवर्नमेंट को दिया इतना अलाउ क्या दिया? एलओसी लाइन ऑफ क्रेडिट दिया मालावी गवर्नमेंट। तो हम मालावी को भी देख लेते हैं कहाँ पे है। ये अफ्रीकन कंट्री है, लैंडलॉक्ड कंट्री है, जो कि आप देख सकते हो। ये मोजाम्बिक हो गया, ऊपर तंजानिया हो गया, जाम्बिया हो गया और जिम्बाब्वे, 4 देशों से घिरी हुई है। ये है मालावी, आप देख सकते हो। ये इंडिया हो गया अपना, इंडिया से मालावी यहाँ है, ठीक है। आप ये नजर मान लेना, याद रहना चाहिए कहाँ पे लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है, इसलिए। अभी है बात आती है एक्सिम बैंक की, जिसने दिया। तो ये एक्सिम बैंक क्या है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया इज ए स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन fully owned by government of India, बोले नहीं, fully owned by government of India, set up in 1982 for financing, facilitating and promoting foreign trade। foreign trade को बढ़ावा देने के लिए ये है। अब foreign trade को कैसे बढ़ा देगा? एक्सिम बैंक एक्सटेंडेड लाइन ऑफ क्रेडिट, जो ओवरसीज जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए, जो दूसरे देशों में रीजनल डेवलपमेंट बैंक्स हो गई, सोवरेन गवर्नमेंट्स हो गई, जो पूरे वजह से मालावी गवर्नमेंट हो गई ना, सोवरेन गवर्नमेंट उसको बोलते हैं, एंड अदर एंटिटीज ओवरसीज टू अनेबल बायर्स, तो उस देशों के जो बायर्स हैं, खरीदने वाले, उनको लाइन ऑफ क्रेडिट देता है कि वो हमारे देश से जो डेवलपमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इक्विपमेंट गुड्स प्रोसेस फ्रॉम इंडिया, कि इंडिया से वो डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इक्विपमेंट खरीद सके, तो इसके लिए ये देता है। उससे हमारा क्या एक्सपोर्ट बढ़ेगा, ठीक है। और लाइन ऑफ क्रेडिट के बाद ये रुपए वापस अपने पास ही रहेंगे, तो क्या अपना पैसा अपने पास, अपना व्यापार बढ़ा। नेक्स्ट न्यूज है थर्ड एडिशन ऑफ इंडिया एशियन यूथ डायलॉग हेल्ड। अभी क्या थर्ड एडिशन हुआ है एशियन इंडिया और एशियन कंट्रीज का यूथ डायलॉग। इसमें क्या 3 फील्ड्स पे ध्यान दिया गया, एजुकेशन पे दिया गया, स्किल डेवलपमेंट किया गया एंड यूथफुल एनर्जी के ऊपर दिया गया। मेजर एलिमेंट्स है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन इंडियन एंड एशियन। तो क्या इसमें एक और चीज किया गया, एस्टेब्लिशमेंट एंड रिवाइवल ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी इन बिहार एज ए मेजर स्टेप। जो नालंदा यूनिवर्सिटी है उसका रिवाइवल किया जाएगा। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन से 3 फील्ड पे जो यूथ डायलॉग हुआ था, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, यूथफुल एनर्जी हो गया था, कौन सी यूनिवर्सिटी को क्या रिवाइवल के लिए? जो बिहार की यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी, उसके डेवलपमेंट के लिए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एशियन। एशियन क्या? एंड इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप ऑफ कंबोडिया, ब्रुनेई, दारुसलाम, मलेशिया, फिलीपींस, म्यांमार, इंडोनेशिया, थाईलैंड, लाओस, सिंगापुर एंड वियतनाम का। ये देश याद रख लेना आप। कितने देशों के? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 देशों का ये एक ग्रुप है, जिसका सेक्रेटरीट है जकार्ता, इंडोनेशिया में, फाउंडेड इन 1967। अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या? एक्सीलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया, सोशल प्रोग्रेस हो गया एंड कल्चरल डेवलपमेंट हो गया इस रीजन के अंदर। ये एक दूसरे का इकोनॉमिक ग्रोथ में सहायता देंगे, सोशल प्रोग्रेस में सहायता देंगे, ठीक है। अभी नालंदा यूनिवर्सिटी न्यूज में है, तो आपको बैक में जाके नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में पूछा जा सकता है एग्जाम में कि कौन से देश के तहत, मतलब एजेंडे के तहत इसका रिवाइवल हो सकता है, ये कौन से सन में बनाई गई, क्या क्या इसका जो ट्रेडिशनल जो कुछ भी है इंपोर्टेंस है, तो इसके बारे में। तो नालंदा यूनिवर्सिटी है वन ऑफ द फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड, फाउंडेड इन 5th century BC, विजिटेड बाय बुद्धा ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, जो कि इनके द्वारा भी विजिट की गई है, तो और भी इंपोर्टेंस बन जाता है। और ये किसके द्वारा बनाई गई थी? गुप्ता एम्परर कुमार गुप्ता के द्वारा। और अलग से इसका हेरिटेज साइट इंपोर्टेंस बन गया, इट इज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो इंपोर्टेंस बढ़ता जा रहा है। और ऊपर से है कि चाइनीज जो विजिट थे हेनसांग, वो की जो भी 630 और 643 के बीच में यहाँ पे आए थे, और उनको क्या है यहाँ पे मोक्ष देवा की उपाधि भी मिली थी। तो नालंदा यूनिवर्सिटी अपने देश के जो इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। तो आप एक बार फिर से एक बार नजर मार लेना क्या क्या इंपॉर्टेंस है, मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें यहाँ पे आपको बता दी है। नेक्स्ट न्यूज है फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स फिट इंडिया। जो फिट इंडिया ना, जो खेल के लिए, उसके लिए फिट इंडिया हैज कोलैबोरेटेड द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। अब 2 मिनिस्ट्री हुई है, कौन कौन सी? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज आ गया एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स, 2 तो हो गया। अब एक क्या हो गया? फिट इंडिया तथा डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एंड लिटरेसी, 2 डिपार्टमेंट हो गए। ये क्या इनिशिएटिव है, ये एक डिपार्टमेंट हो गया।
तो इनके बीच में कोलेब्रेशन हुआ है किस चीज के लिए, टू रेज अवेयरनेस रिगार्डिंग द इंडिजीनियस स्पोर्ट्स इंडिया। ठीक है, अवेयरनेस दिया है ये जो भारतीय जो खेल है उनमें कौन कौन से हैं, कौन कौन से, गटका हो गया, कबड्डी हो गया, कलारिया पतलू हो गया, खो खो हो गया, मलम्बकम हो गया, रोल बॉल हो गया, स्क्वे हो गया, शूटिंग बॉल हो गया, थांग टा हो गया, टग ऑफ वार हो गया। तो ये गेम है 10 गेम। अब सारे गेम तो मैं भी नहीं जानता हूँ कौन कौन सा है, कहाँ कहाँ खेला जाता है, लेकिन क्या है, टग ऑफ वार जानते हो जो रस्सा खींचते एक दूसरे में, खो खो जानते हो जो शायद दो लकड़ी में बीच में बंदे बैठे था, एक पीछे से आके धक्का मारता, दो हो गया। कबड्डी आप जानते ही हो, ये गेम मैं भी जानता हूँ। थैंक यू वेरी मच वी कनेक्टिंग। आपको पीडीएफ skvinci.blogspot.com पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, और नहीं अच्छा लगा तो आप डिसलाइक जरूर कीजिए, एंड सजेशन बॉक्स में बताइए कि क्यों अच्छा नहीं लगा, जिससे कि इम्प्रूवमेंट हो सके। और अगर अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।